हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। इससे पहले हम 2022 का क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं। आज 2023, फिर 24, 25, 4 साल का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक, ध्यान से सुनिए, 4 साल का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक और वर्मा प्रेस जो पढ़ा रहे हैं, 3 या 4 सेट पढ़ा दिए हैं, उसमें 5 सेट है। अगर इसका 5 सेट और इसका 4 सेट, टोटल 9 सेट आप लोग पढ़ लीजिएगा तो गारंटी आपका 80 में 80 नंबर मिल जाएगा हिंदी में। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप लोग 4 तारीख देख लीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम है, समझ गए? तो इसलिए सभी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। प्लेलिस्ट में है या वीडियो के लास्ट में आएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक और वर्मा प्रेस बहुत ही ज़रूरी है। वर्मा प्रेस पढ़ने से आपका मॉडल पेपर पिछले साल का भी हो जाएगा और 2026 का जो मॉडल पेपर है ये भी क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? फुल मिल जाएगा, फिर फुल मिल जाएगा क्वेश्चन आपका, चाहे सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, ये गद्यांश से आपका ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर देना है। गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं, मतलब पेड़ पौधे। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य माने पदार्थ, द्रव्य माने यहाँ पदार्थ होगा, या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाता है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव सोखते हैं। यहाँ द्रव माने पदार्थ हुआ, एक द्रव होता है, एक द्रव होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड, दूध पानी। और ये द्रव माने होता है पदार्थ, जिसका द्रव्यमान हो। तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। मतलब ये ध्यान से एक आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए अब आगे देखिए। पहला क्वेश्चन, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? तो गाछ वृक्ष का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? देखिए लिखा है, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, केवल दूध पीते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते। क्या नहीं होते? दांत। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? तो गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। अगला, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा, अभी पढ़े ना ऊपर में। तो गाछ वृक्ष किसके द्वारा रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा। अगला, पेड़ कब मर जाते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है, जब इसको पानी, जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं, तो पानी न मिलने के कारण। हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पद ध्यान से आपका, इसको भी ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक, धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता है, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक, बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिनका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठा जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? लक्ष्य तक, बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिया का नाश करते ज्योति जगमग जगत धरती। ज्योति से हम पुंज, फिर हमको अम्मा से भीति, बीच कैसा? लक्ष्य तक, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? लक्ष्य को भेदता है, समझ गए? अगला, लक्ष्य के पथिक कंटक को क्या मानते हैं? सुमन मानते हैं, माने फूल। देखो यहाँ पे लिखा गया है, कंटकों को हम सुमन मानते हैं, मतलब फूल मानते हैं। आगे, बाल रवि की किरणें कैसी है? ये स्वर्ण है। कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना। चलो अब आगे देखते हैं, ये ध्यान से आपको पढ़ना है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उसको बोलते हैं अकर्मक, ये गलत है, अकर्मक होगा। अकर्मक मतलब रो, जा, हंस, ये सब है अकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे सकर्मक बोला जाता है। यहाँ गलत है, आंसर सही कर लीजिएगा आप लोग, 9 नंबर। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया है उसको बोलते हैं अकर्मक, समझ गए? जैसे बच्चा रो रहा है, वह हंस रहा है,
ये सब है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्या होगा? वह पत्र लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, माँ भोजन बना रही है। अब चलिए आगे देखते हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो ये सकर्मक क्रिया है। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद, क्रिया के बाद जो होता है वो होता है क्रियापद। जैसे जोतना क्रियापद है, तो जोत रहा है क्रियापद, जोत रहा है क्रियापद होगा। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अभी तुरंत बताएं। हंसना रोना ये सब अकर्मक क्रिया है। गीत गा रही है, क्या गा रही है? गीत, तो ये सकर्मक हो गया। माँ भोजन बना रही है, क्या बनाई? भोजन, तो सकर्मक हो गया। मैं शरबत पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? शरबत, तो सकर्मक हो गया। हंस, रो, जा, पढ़, ये सब है अकर्मक। आगे, अंबर का एक अर्थ है वस्त्र, दूसरा अर्थ है आसमान या आकाश, होगा कि नहीं? ये अनेकार्थी शब्द है। निम्न में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है। सफ़ेद होगा, सफ़ेदी होगा, उजला होगा, श्याम नहीं होगा, श्याम काला को बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अवयव है, अथवा जो जोड़ता है दो वाक्यों को? पता नहीं, वह डैश चला गया, कब चला गया, यह कहाँ चला गया भी होगा, कहाँ नहीं दिया है। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, तो मिश्र वाक्य है ये। प्रतिदिन कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, पहले अवयव लगा इसमें, प्रति। निम्न में से कौन बहुव्रीहि समास है? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, मतलब एक स्पेशल चीज निकल रहा है यहाँ। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? उड़ेंगे कर्तरीवाच्य है। अगर पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है तो वो कर्मवाच्य होता है। अब चलिए, बुक का आ गया आपका। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? इकलौता मतलब एक होता है, इकलौता बेटा मतलब एक। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा, अभी तुरंत पढ़े ऊपर में। चलिए अब आगे देखिए। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ न था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों? चलिए आगे देखिए। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो ये हुई थी जहरबाद से। विधान का अर्थ क्या होता है? नियम, विधि विधान। चलिए आगे देखते हैं। हमरो हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, मन कृष्ण उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशी काना काना ककरी। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह है? हारिल पक्षी की तरह। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। घेर घेर घोर गगन धराधल ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के सो पाले। यह पद्यांश किस कविता का अंश है? इसे उत्साह से लिया गया है। कवि बादल को क्या कहने को लिए कहता है? पूरा आकाश। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। शहनाई की दुनिया में इसे याद किया जाता था। लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? अजमेर, राजस्थान में। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव। इसी का धनुष तोड़ा गया था राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद में। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? यात्री। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? छलावा। रेगिस्तान में जो है कहीं दूर पानी होने का आभास होता है, जब मृग या हिरन वहां पे पहुंचता है तो देखता है वहां पानी नहीं है, ये छलावा, मृग तृष्णा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी। भोलानाथ के सिर में क्या थी? लंबी लंबी जटाएं। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का। जॉर्ज परचम की लाट कहाँ स्थित थी? दिल्ली में। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। चलिए अब आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका गद्यांश से लिया गया है, समझ गए? और गद्यांश यहाँ दिया नहीं है। जैसे लिखा है, हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है? तो प्रसन्न व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मुस्कुरा कर करता है। यदि प्रसन्नता अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है। उस समय सभी दुश्चिंताओं से मुक्ति हो जाती है।
हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी हंसी को देखकर कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया? तो पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व निम्नलिखित कारणों से दिया। हंसी विभिन्न कला कौशलों से युक्त है। आनंद से हंसने से आयु बढ़ती है। हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है। यह रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है। डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा? डॉक्टर हस्पलैंड ने लिखा कि हंसी उत्तम चीज़ है जो औषधि के रूप में काम करती है, रोगियों के साथ साथ उसके काम की वस्तु है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा? एक अंग्रेज डॉक्टर है कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से ज़्यादा लाभकारी एक हंसोड़ आदमी ले जाना। अथवा जिंदगी किसका नाम है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन है। कैसे? व्यक्ति जब भारी अवसाद तनाव और दुख से भरा होता है तब उसका एक एक पल कठिन हो जाता है, तब वह बहुत कम जी पाता है। जबकि खुशहाल व्यक्ति जिंदा दिली के साथ जीता है तब उसकी आयु लंबी हो जाती है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चित्र कैसे है? जब व्यक्ति का आंतरिक मन उमंग और उल्लास से भरता है तो हंसी दर्पण के भांति उसके मन के आनंद को प्रदर्शित करता है। अब चलिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन समझ गए? पहला क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते? ये क्वेश्चन 20 बार एग्जाम में आया होगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो चश्मे वाले एक साधारण बूढ़ा मरियल एवं लंगड़ा आदमी था। वह सेनानी भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में देश एवं इस पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ी आदर था। इसलिए वह नेताजी की मूर्ति को रोज बदल बदल कर चश्मा पहनाता था। लोग इसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कैप्टन कहते थे। उन्हें लगता था कि शायद कैप्टन नेताजी के साथ फौज में होगा। इस प्रकार अटकलें लोग लगाया करते थे। अगला क्वेश्चन, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवधित कर रहे थे? वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, फिर भी पुरातन से भावनात्मक जुड़ाव चीज़ें बदलने पर पीड़ा पहुंचाती है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की कार्यस्थली काशी में सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। यहाँ का खान पान, पुरानी परंपराएं, मलाई बर्फ का स्वाद, कुलसुम हलवाई की संगीतमय कचौड़ी के साथ साथ संगीत एवं साहित्य एवं उससे प्रेम करने वाले साहित्यकार एवं संगतकारों का सम्मान भी बदल गया। लोग अब उन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते थे। वे जीवन के आखिरी पड़ाव में ये भी देख रहे थे कि हमेशा भाईचारा एवं प्रेम का संदेश देने वाला काशी में अब हिंदू मुस्लिम समुदाय में प्रेम भाव नहीं रहा। इन्हीं परिवर्तन को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यवधित हो गए, मतलब उसको दिल में दर्द हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान बड़ी आकर्षक एवं आनंदित करने वाली होती है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वह अपना पराया अथवा अच्छा बुरा सोच कर नहीं मुस्कुराता, बल्कि निष्कपट मुस्कुरा देता है। वह बिल्कुल निश्चल एवं अबोध है। जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट बच्चों की मुस्कुराहट से एकदम अलग है। वह समय स्थिति व्यक्तित्व एवं परिस्थिति को देखकर सुनकर एवं विचार कर मुस्कुराता है। वह अपनी मुस्कुराहट में नियंत्रण भी रख सकता है, जबकि बच्चे की नहीं। उसकी मुस्कुराहट निष्काम एवं स्वच्छ है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट कामनाप्रद एवं नियंत्रित है। चलो आगे देखो, मतलब बच्चा निष्फल होता है, निष्कपट निश्चल। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि कोई लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं? जब कोई साधारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर प्राप्त करता है तब कभी कभी अत्यधिक संवेग के वेग में वह डगमगाने लगता है। उस समय उसके साथी जो पीछे होते हैं उसे सहयोग, उत्साह, साहस, शाबाशी एवं प्रेम देकर संभालते हैं। पीछे ठहरे हुए साथी कभी कभी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि वह शिखर पर पहुंचा जाए, साथी कहीं नीचे न गिर जाए। यहीं तक आप लोग लिख सकते हैं। लोग ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति की प्रशंसा तो करते हैं, परंतु उसके साथियों के सहयोग एवं समर्पण को समझ नहीं पाते। उसे कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती, फिर जिए भी दूर रहकर वह पीछे का संगतकार ऊंचाई पर पहुंचकर साथी का सहयोग करता है। यहीं तक आपको लिखना है, गिर जाए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। वीर योद्धा अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करते हैं। वीर योद्धाओं को अपने पराक्रम का परिचय बोलकर बताना नहीं पड़ता। योद्धा धैर्यवान एवं सहनशील होते हैं। योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते। माता का चल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपको दिल को छू गया।
तो देखिए, शिव पूजन साहे द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया पाठ माता कांचल में ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं जो मेरे दिल को छूते हैं, जैसे पिताजी के साथ भोलानाथ का अधिकांश समय व्यतीत करना। आजकल की भागती हुई दुनिया में माता पिता अपनी संतान के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम यहाँ देखते हैं कि भोलानाथ अपने अधिकांश समय पिता के साथ दिखाई देता है, और उसका सोना, पूजा पाठ, खेलकर फसलों की बुआई के साथ साथ बारात निकालने तक। किंतु मेरा मन भोलानाथ को भोजन कराते हुए एक पिता और माता को देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है कि किस प्रकार गोरस सान कर उसकी माता तरह तरह के पशु पक्षियों का नाम लेकर बड़ी आत्मीयता से एक नटखट बालक को भोजन कराते हैं। आज के समय में इस तरह आत्मीय भाव से बच्चों को भोजन कराने की सारी जिम्मा मोबाइल, मतलब मोबाइल देख के आजकल भोजन कराता है और टीवी ने ले लिया। यह देखकर मेरा मन बड़ी दुखी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगटोक को, जो सिक्किम राज्य की राजधानी है, मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत कराकर किंतु गर्मी के मालिक। चूँकि यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए परिस्थिति बड़ी कठिन है। यहाँ के लोगों को अपनी सामान्य जरूरत को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी यहाँ के लोग विभिन्न आपदाओं, विपदाओं और बाधाओं के बीच मस्त होकर अपना जीवन जीते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। चलो अब इसको लिखना है। मेरा राज्य झारखंड। संकेत बिंदु, परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी। परिचय, हरियाली की गोद में अवस्थित हमारा राज्य बहुत ही प्यारा है। देखो, झारखंड है और झारखंड से पूछे नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। इसका गठन 15 नवंबर 2000, सब में लिखना है कुछ कुछ पॉइंट, तब नंबर मिलेगा। यह बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके बनाया गया। झारखंड का अर्थ है झाड़, झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। यहाँ तक लिखना है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट देखिए, इतिहास। झारखंड शब्द का उद्गम दो शब्दों से मिलने से हुई है, झार अथवा खंड, जिसे स्थानीय भाषा में वन कहते हैं, और खंड अर्थात टुकड़ा। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम साहित्य प्रमाण, यहीं तक इसमें लिखना है, इतने ही। यहाँ पे ही मिला सकते हैं। इस राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, यही इतिहास है। सीमा, झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम 163 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। निवासी, झारखंड में कुल 32 जनजाति पाई जाती है, जिसकी संख्या कुल आबादी का 26.2% है। साथ ही हिंदू श्रम आबादी में कुलीन, उच्च जाति, ब्राह्मण, भूमियार, राजदूत और कायस्थ के साथ साथ यादव, कुर्मी, अनुसूची जातियां दलें निवास करती है, जो खोरठा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी ये सब भाषा बोलती है। यहाँ की संस्कृति रंग बिरंगी है, लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। इतने लिखना है। अब है परिश्रम का महत्व, ये भी निबंध है आपका। संकेत बिंदु, भूमिका, श्रम, जीवन का सत्य, उन्नति और विकास में सहायक उपसंहार। भूमिका, हम यदि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला काम होगा श्रम करना, परिश्रम करना, जिससे जीवन का उत्थान होगा एवं सुयश मिलेगी। श्रम से कठिन कार्य भी संपन्न किए जा सकते हैं। जो श्रम करता है उसका भाग अवश्य साथ देता है। श्रम के बल पर ही कितने ही योद्धाओं ने उतंग, यहीं तक लिखना है आपको, ज़्यादा लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, हार्ड। अब आगे देखिए, श्रम जीवन का सत्य। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम ही जीवन का सत्य है। इस सत्य को जिसने समझाया वह मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराता, जिससे उसके सारे मनोरथ होते हैं। व्यक्ति जो श्रम को समझ जाता है वह निरंतर परिश्रम करने से कभी नहीं घबराते हैं। वह संसार की सारी सुख सुविधाओं का उपयोग एवं अपने कर्म से समाज को भी अच्छा योगदान देते हैं, जिससे उसका जन्म सफल होता है। अगला, उन्नति और विकास में सहायक। श्रम व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि विकास में सहायक है। यह व्यक्ति की आर्थिक रूप से समान व साथ ही यह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाता है, जिससे व्यक्ति सशक्त बनता है और जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का विकास करता है। उपसंहार, परिश्रम व्यक्ति सिर्फ परिवार का ही नहीं वरन समाज का भी बहुमूल्य पूंजी है। इतने लिख सकते हैं आप लोग। फिर आपका क्या, परोपकार। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, बता ही देते हैं। अर्थ, परोपकार शब्द का उपसर्ग एवं उपकार से बना है, जिस पर उपकार अर्थात परोपकार मतलब पर जोड़ उपकार, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई करना, दूसरे की सहायता करना। महत्व, परोपकार एक ऐसी भावना है
जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि समाज में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें प्रकृति ही सिखलाती है कि निस्वार्थ भाव से हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नदियाँ, तालाब, सूर्य, पेड़ पौधे सभी निस्वार्थ भाव से ही सेवा देते हैं, इसके बदले वे हमसे कुछ नहीं मांगते। उदाहरण, परोपकार के उदाहरण तो प्रकृति के कण कण में बसा है। जिस तरह से वृक्ष कभी भी अपना फूल नहीं खाते, नदियाँ पानी नहीं पीती, सूर्य हमें प्रकाश से भर देते हैं, इन सब में हमें निर्बोध परोपकार की भावना सीखनी चाहिए। मानवता के कल्याण के लिए हम स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी कतार को याद कर सकते हैं, जिससे अपने तन मन धन को समर्पित कर इस देश को आज़ाद कराया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि असंख्य उदाहरण देख सकते हैं। उपसंहार, अब इस प्रकार देखते हैं कि परोपकार में किसी प्रकार का अपना स्वार्थ नहीं, बल्कि वह मानवता के नाते दूसरे की भलाई करना, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की भावना होती है। यही सज्जनों का आभूषण है, जिससे समाज पुष्ट होती है। अतः दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और दूसरे के प्रति हीन भावना न रखें। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डेट लिखेंगे हम लोग, एड्रेस और डेट। तो रांची, अब जब एग्जाम का डेट है उसी दिन यहाँ लिखना है। प्रिय मित्र, अपना नाम लिखना है, जो है नीरज, अमर, सोनी, मोनी जो है। सप्रेम नमस्ते, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग कुशल हो, हम लोग भी यहाँ सकुशल हैं। पत्र में तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की, मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा राजा होगा एनी शाहदेव जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व स्थापित की गया है। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। इस पहाड़ी के ऊपर हम रांची के विहंगम दृश्य को हृदय से स्पर्श कर सकते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, भारी भीड़ होती है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इतना ही लिखना है आपको। धन्यवाद पूज्य चाचा जी को मेरा प्रणाम, तुम्हारा अभिन्न मित्र आनंद। अब चलिए, ये क्या है, छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्द में एक विज्ञापन। पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये सब आप लोग कुछ इस तरह लिख के इसको घेर सकते हैं, समझ गए। अगला देखिए, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से एक विज्ञापन। तो स्वास्थ्य ही तन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो बिना मिलावट का शुद्ध प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर, कमजोरी को दूर भगाए, दिन भर ऊर्जावान रखे, स्वाद ऐसा कि सबको पसंद आए। प्रोटीन वर्धक स्वास्थ्य पे जो है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं ये प्रचार, इसको तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग वर्मा प्रेस वाला भी देख सकते हैं।